आप सबका शिक्षा बिहार में बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th यानी कक्षा 10 के चैप्टर 1 सिविक्स के चैप्टर को हम लोग आज देखेंगे। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। साझेदारी यानी लोकतंत्र में सत्ता यानी जो पावर शेयरिंग हम कहते हैं कि जो हमारे जितने भी ऑफिशियल्स गवर्नमेंट जो हमारा सरकार होता है उसमें सत्ता जो जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे उसमें साझेदारी कैसे किस प्रकार की होती है। तो चलिए परिचय से शुरुआत करते हैं। पिछले परिचय में हमने लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया तथा ये जानने की भी कोशिश की कि वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र का किस प्रकार विकास हुआ। इस वर्ग के इस अध्याय में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है। जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। यानी इस पाठ में हम देखेंगे कि अलग अलग विषय अलग अलग कारणों से जातीय हो, सांप्रदायिक हो, लिंग भेद हो, ये सारे अलग जो भी विभिन्नताएं हम देखने को हमें हमारे समाज में मिलती है या हमारे सत्ता में जो देखने इसके हिसाब से जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवहार है उसमें किस प्रकार परिवर्तन आता है या उसमें किस प्रकार ये परिवर्तित होता है। इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। साथ ही इस जो पाठ का प्रमुख अंश जो है हम ये देखेंगे कि किस तरह जो लोकतंत्र है, जो हमारा जो शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो यहाँ पे हम कह रहे हैं, वो ये सारी विभिन्नताओं को, ये सारे जो डिफरेंसेस, जो भी मतभेद, जो भी अंतर, जो भी असमानताएं यहाँ पे हमारे समाज के बीच में आती है, उस सारे को, सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश, यानी एक बार में एक निहित सॉल्यूशन देने का कोशिश करता है। इन्हीं अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है और सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करता है। यानी हम यहाँ देखेंगे ये सारी जो अवधारणा है को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सामाजिक विभिन्नता, जो समाज में जो भी विभिन्नता आ रही है, वो कैसे कैसे अलग अलग रूप धारण कर लेती है और सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति यानी हमारी जो राजनीति है और ये जो सारी जो विभिन्नताओं के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जाति हो, सांप्रदायिक हो, लिंग हो, ये सारी जो भी सामाजिक विभिन्नता है और लोकतांत्रिक राजनीति है किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी इनका परस्पर एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम अध्याय के दूसरे पड़ाव पर इस सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे, यथा जाति, धर्म और लिंग आधारित सामाजिक विषमता। यानी इस अध्याय में हम किस बारे में जानकारी यहाँ पे हम लोग जो गौर करेंगे वो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर। ठीक है, इन 3 पर आधारित विषमताएं कैसी है और किस प्रकार राजनीति में अभिव्यक्त होती है, इस पर भी हम बारी बारी से गौर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रमुख इन 3 चीज़ों के बारे में ये जो अध्याय है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के तत्व। बच्चों, हमने नवम वर्ग के अध्याय 2 में देखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं, हम कक्षा 9 में ये पढ़ चुके हैं। साथ ही हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र यानी लोगों द्वारा शासित तंत्र। हमारे जो भी ऑफिशियल्स, जो भी हमारे नेता, राजनेता होते हैं, वो किनके द्वारा चुने जाते हैं? वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी लोग। डेमोक्रेसी, डेमो यानी लोग और जो क्रेसी है, वो जो वर्ड है क्रेशिया यानी शासन, जो हम कहते हैं व्यवस्था, वहाँ से आया। तो लोकतंत्र यानी जहाँ पे लोग, यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं, यानी जो सेंट्रल पॉइंट है, जिन पे प्रमुख जो फोकस होता है वो कौन होते हैं? लोग। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। तो ये लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है हम जिसके बारे में जानते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, यानी लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही ये शासन चलाया जाता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित का तथा उनकी इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। यही कारण है कि शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व यानी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट
जो मतभेद जो हमारे मन में आती है से प्रभावित होता है। तो यहाँ क्या होता है, जब हम लोकतंत्र का जिक्र कर रहे हैं, यानी लोकतंत्र यानी क्या, आप है, मैं हूँ, कोई और है, हम सबके मन में एक अलग से विचार है, हम सबकी अलग अलग सी पसंद है यहाँ पे। तो हर किसी के मन में, चाहे जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी ढेर सारे लोग जो मौजूद हैं, सबके मन में एक अलग पसंद नापसंद, सबकी रुचि अभिरुचि अलग है। तो इस कारण क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवहार है, समाज में उभरते द्वंद्व, हर किसी में किसी को कुछ पसंद है तो हो सकता है दूसरे इंसान को वो चीज़ें नापसंद हो, कोई किसी को अगर मानता हो तो हो सकता है दूसरा इंसान उसे ना मानता हो। तो इस तरह से जो हमारे मन में जो कन्फ्लिक्ट, जो द्वंद्व पैदा होती है, इसे अच्छी तरह समझने के लिए निम्नवत कुछ घटनाओं और मुद्दों पर गौर करेंगे। 1961 यानी 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, जो 2001 में बढ़कर 57% यानी 57% से ऊपर हो गई। यह सही है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद में विकास के कारण दक्षिण भारतीयों की मुंबई आने वाली तादाद काफ़ी कम हो गई। इसी प्रकार गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा आदि के विकसित होने के कारण गुजराती प्रवेशियों की संख्या मुंबई में कम है। अब काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी हैं, लेकिन वे मीरा, भाईवेड़, थाने, कल्याण, नवी मुंबई जैसे उपनगर में हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक अध्ययन में पाया कि लगभग 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए। तो यहाँ पे जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो मुंबई में जो जनसंख्या की जो ये की गई थी, गिनती की गई थी, तो 34% जो थे 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या, जो मराठी की संख्या थी वो 34% थी, जो कि करीबन 2001 यानी 40 वर्षों में बढ़कर 57% के ऊपर हो गई थी। तो ये सारे कारण किस वजह से, कौन कहाँ जुड़े हुए, कौन कहाँ से आ रहे हैं, कौन कहाँ से नहीं आ रहे, यहाँ की सूचना आपको नीचे दी हुई है। ठीक है, तो उन्हें एक अध्ययन से पाया कि लगभग 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। ये सारे जो इसमें जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक सर्वे किया, एक अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि 49% यानी 49% जो लोग हैं वो उत्पादन के कार्य में लगे हुए। दूसरी ओर अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफ़ेदपोश कार्यों में मराठियों का वर्चस्व है। जो गरीब भैया यानी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को दूर दुराते रहते हैं, जबकि यही गरीब भैया उत्तर भारतीय लोग मुंबई में छोटे छोटे रोजगार के जरिए अपना जीवन यापन तो करते ही है, वे वहाँ के मूल निवासियों को अलग अलग तरीकों में अपनी सस्ती सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। तो किस प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जगह से लोग आते हैं मुंबई में, या वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो बिहार से हो, उत्तर भारत कहीं से भी हो, वहाँ पे लोग आते हैं, उस हिसाब से वहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे अपने सेवाएं प्रदान करते हैं। यदि भारत सभी भारतीयों का देश है तो मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, हम जानते हैं कि भारत क्या है, सभी भारतीयों का देश है, भारत सबका है। लेकिन अगर हम मुंबई की एकमात्र जिक्र करें तो मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। अभी हमने ऊपर देखा कि अलग अलग प्रांत से लोग आके मुंबई में अपना कार्य कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो। तो उसी जो संदर्भ में यह कहा गया कि मुंबई जो है सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। मुंबई में भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम है, जिसमें जनता की कमाई के काफ़ी पैसा लगा है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बैंक में लोगों ने जितनी राशि जमा की है उसका 1/4 हिस्सा ही वहाँ ऋण के रूप में दिया जाता है, और यही वजह है कि मुंबई आज भारत की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल है। तो जो मुंबई, जब मुंबई की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा भी हमने कहा, जैसे किधर गया आपका, हाँ, तो मुंबई में जैसे हमने कहा भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जनता की कमाई का, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बहुत बड़े बड़े लाइक आप कह सकते हैं MNCs, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज, तो ऐसे करके ऐसे बहुत सारे कारणों से ये जो मुंबई है उसको वित्तीय राजधानी घोषित की गई है। पिछले दिनों कुछ राजनेताओं ने तुष्टीकरण राजनीति अपेक्षा की पूर्ति हेतु मराठी मानुष की भावना भड़काकर उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्रों के नागरिकों को बेरहमी से पीटा और मुंबई छोड़ने को मजबूर किया। कई लोगों की इस मारपीट में मृत्यु भी हो गई। ऐसा हुआ जैसे वो राजनेताओं के कोई भी कारण, राजनीतिक चाल कहे, जो भी कहे, उसके चलते क्या हुआ कि जो मराठी जो बोलते हैं और जो सामान्य उत्तर हिंदी भाषा में जो बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, मराठी लोगों ने उन्हें उत्तर जो हिंदी भाषी जो लोग हैं उनको बेरहमी से पीटा।
इसी प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट भी की गई। तो मैसूर में क्या हुआ कि जो बिहारी छात्र थे उनके साथ मारपीट की गई। उत्तर पूर्व असम राज्य में बिहारियों की हत्या की गई। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिंसा कृत्यों में शिकार होने वाले की पहचान केवल क्षेत्र विशेष था, न कि जाति, धर्म या संप्रदाय। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें, इस विभिन्नता की अगर हम जिक्र करें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो भी विभिन्नता, जो भी कृत्यों में जो शिकार हुए हैं लोग, वो केवल एक कारण से हुए हैं, उनके क्षेत्र विशेष के कारण, कि वो किस क्षेत्र, भारत के किस प्रांत से आते हैं। दूसरे शब्दों में मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का आधार क्षेत्रीय विभाजन ही था। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के स्थापित सिद्धांत देश के किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यवहार है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि हम कहीं भी रह सकते हैं। तो ये उस नियम के एकदम सीधे खिलाफ है। परंतु तुष्टीकरण के नीति के अंतर्गत सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर विरोध नहीं हो पाता। इस द्वंद्वात्मक पहलू का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर पड़ता है। तो ये सारे जो कारण है, चाहे वो किसी भी तरह के राजनीतिक कार्य हो, कोई भी कारण हो, इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है? लोकतंत्र के सिद्धांत पर। फिर यहाँ पे हम जिक्र करेंगे मेक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप नस्ल पर आधारित था। जैसे अभी यहाँ पे हम क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे ये नस्ल का आधार है। यहाँ पे बेल्जियम में देश के 59% यानी 59% जो हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में हैं और फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच भाषा। फ्रेंच भाषी लोग जहाँ ज़्यादा समृद्ध है, जबकि डच भाषी लोगों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। स्वाभाविक है, दोनों समूह में तनाव बढ़ना ही था, जिसका तीखा अनुभव ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ा। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे अभी हम अपने भारत का जिक्र कर रहे थे, अब यहाँ से हम जैसे बेल्जियम में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं क्या कि बेल्जियम में जो देश के जो 59% जो हिस्सा है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, और जो बाकी 40% लोग हैं वो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। अगर हम उस देश की राजधानी ब्रुसेल्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच में बात करते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच भाषी हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रेंच भाषी लोग जो है, जहाँ ज़्यादा समृद्ध है वहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग क्या है, ज़्यादा है, जबकि डच भाषी लोग की स्थिति संतोषजनक नहीं है, यानी वहाँ पे जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि दोनों समूह में तनाव बढ़ना ही था, जिसका तीखा अनुभव ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ा, यानी राजधानी में दिखाई पड़ा। यहाँ द्वंद्ववाद यानी कन्फ्लिक्ट लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारित किया और बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्र सरकार को सुपुर्द किया गया, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। यहाँ पे ऐसा एक निर्णय हुआ, निर्धारित किया, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कन्फ्लिक्ट के चलते लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारित किया और बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार का सुपुर्द किया गया, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, यानी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट को गवर्न नहीं कर सकती, उन पे शासन नहीं कर सकती कुछ मामलों में। दोनों समुदाय ने समान प्रतिनिधि वाले ब्रुसेल्स की अलग सरकार है। संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अपने सरकार का चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाते हैं, यानी तीनों भाषी लोग अपने हिसाब से सरकार के चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाते हैं। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं है, बल्कि भाषा विभाजन का आधार है। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने जब मुंबई का जिक्र किया तो वहाँ पे क्षेत्र विशेष था। जब हम यहाँ पे बेल्जियम की तरफ आए, हमने जब यहाँ का किस्सा सुना तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ का भी जो आधार है वो नस्ल या जाति नहीं है, बल्कि क्या है, भाषा। भाषा में जो अंतर है वो यहाँ का विभाजन का आधार है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर है, परंतु ठीक इसके विपरीत भारत में सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। यहाँ उत्तर भारतीयों की संस्कृति एवं दक्षिण भारतीय संस्कृति में बड़ा अंतर है। अगर हम भारत का जिक्र करें तो यहाँ पे जो सामाजिक विभाजन है बहुत ही जटिल यानी कॉम्प्लेक्स है।
कॉम्प्लेक्स इन द सेंस यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर हम नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की संस्कृति एवं साउथ इंडिया दक्षिण भारत की संस्कृति को अगर तुलना करने जाए तो दोनों में काफ़ी अंतर है। पुनः भाषाई अंतराल भी बहुत बड़ा है। जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की प्रवृत्ति सर्वव्याप्त है। अग्रणी जातियों एवं पिछड़ी जातियों के हितों में टकराव है, यानी हर मामलों में भाषा में हम देख रहे हैं, जाति में देख रहे हैं, आगे पिछड़ी जाति या अग्रणी जो भी जाति है उनके बीच में हितों में टकराव है। कोई कुछ के लिए लड़ रहा है, कोई कुछ के लिए। दलितों एवं पिछड़ों को भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। बिहार में अभी हाल में दलितों एवं महादलितों की एक नई पहचान निर्धारित हुआ है। इन द्वंद्वों का प्रभाव लोकतंत्र के शासन के विभिन्न तत्वों पर पड़ना स्वाभाविक है। तो यही बात है कि इतने सारी जो विभिन्नताएं एक देश में हमें देखने को मिल रही है, जहाँ भाषा, जाति, अग्रणी जाति, पिछड़ी जातियों के हितों में टकराव, सबके अपने अपने समस्या, यहाँ पे दलित या महादलित की एक नई पहचान को लेके बात करना, इन सारे चीज़ों के बीच में जो अंतर्द्वंद हो रहे हैं, जो इंटर कॉन्फ्लिक्ट है, उसका प्रभाव सीधे सीधे लोकतंत्र पे यानी डेमोक्रेसी के शासन पे पड़ना स्वाभाविक है। ठीक है। अब हम इन सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, इन विभिन्नताओं में सामंजस्य एवं टकराव तथा लोकतंत्र के बदलते स्वभाव को बताते हुए सामाजिक विभाजनों की राजनीति पर विचार करेंगे। अब ये सारी भेदभाव कहाँ से उठी, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, या इस विभिन्नताओं में सामंजस्य एवं टकराव यानी कैसे परस्पर उनका संबंध रहता है, क्या टकराव, क्या एकता है, क्या है, उसके बारे में, तथा लोकतंत्र के बदलते स्वभाव, कैसे लोकतंत्र में इन सब चीज़ों को लेके जो चीज़ें में बदलाव आ रहा है, उसके बारे में यानी सामाजिक विभाजनों की राजनीति पर विचार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मुद्दे दिए हुए हैं। इन मुद्दों को आप पढ़िएगा। जहाँ पे अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हुई, ये केवल पढ़ने की बात दी गई है, आप देख सकते हैं। चिंतन के उपरांत बताओ कि इन मुद्दों में तुम किस में सहमत हो। इनको आप पढ़ के जब आप समझने की कोशिश करें, ये 3 अलग अलग मुद्दे हैं, इस पे अपनी राय बनाएं। तो यहाँ पे जो पार्ट आ रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। उल्लेखित दृष्टांतों पर गौर करेंगे तो देखोगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं और इस भेदभाव का विरोध के अपने अलग अलग तरीके भी होते हैं। क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है और विरोध और संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में की गई है। अगले अध्याय में भी हम देखेंगे। तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने देखा, क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है और विरोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। क्षेत्र जो भावना जो हम कहते हैं, तो क्षेत्र के हिसाब से, तो इसकी चर्चा अगले अध्याय में की गई है। मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता में उत्तर भारत के बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसे हम कह सकते हैं, अभी हमने जो मुंबई का जिक्र पढ़ा, या मुंबई मान लीजिए, दिल्ली, कोलकाता, यहाँ पे उत्तर भारत में क्या हुआ कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ एक हिंसात्मक व्यवहार है। तो ये जो व्यवहार है, ये क्या है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जो अभी हम जिक्र करें, क्षेत्रीय भावना, कि लोग अलग अलग प्रांत से, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, तो इसके चलते लोगों के बीच में क्या है, एक हिंसा पैदा हुई है। तो ये इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ी विभिन्नता है। नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण मेक्सिको ओलंपिक 1968 यानी 1968 के पदक समारोह में देखा जा सकता है, जहाँ पे मेडल सेरेमनी, यहाँ पे सेरेमनी हो रहा है, अवार्ड सेरेमनी, वहाँ पे ये जो हम नस्ल का बात कर रहे हैं या रंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इसका उदाहरण प्राप्त हो सकता है। वहीं ओलंपिक मुकाबले के 200 मीटर की दौड़ के पदक समारोह में विजेता अफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कैलोन्स नामक व्यक्ति इसी समारोह में अमेरिका श्वेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार से उजागर किया। जैसे हम जानते हैं, अमेरिका के देश में, या मान लीजिए साउथ अफ्रीका देश में अपार्थाइड, जहाँ पे गोरे काले का रंग या नस्ल, किसी भी तरह की बातों से जो ये विभिन्नताएं उठी, तो ये जो ओलंपिक मुकाबले का जो 200 मीटर की दौड़ में जो पदक समारोह था, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, जो ना तो अमेरिकी थे और ना ही अश्वेत, ने भी नस्ल आधारित विभेद का विरोध जॉन कैलोन्स और स्मिथ का साथ देकर किया। बेल्जियम एवं श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद था। श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारित पर दिखाई देता है। भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों में है। भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मेक्सिको के ओलंपिक में क्या हुआ, नस्ल के या रंग के ऊपर भेदभाव हुआ। श्रीलंका में ये जो विभाजन है, ये क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद है। सामाजिक लोगों में भी विभिन्नता है कारणों से, सामाजिक कारणों से, एवं विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन के कारण से तो है ही। उसी तरह से हमने क्या देखा,
भारत में किस रूप से अगर हम देखने जाए, हमसे कोई पूछे कि किस हिसाब से विभाजन है भारत में, तो हम कह सकते हैं भाषा के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि ऐसे कई के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन किया हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया। हमारा जो अगला पार्ट है यहाँ से सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति, इसके बाद से हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे, इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इस जहाँ तक आपको अभी मैंने पढ़ाया, आप उस चीज़ को एक बार वापस से पढ़ें, उसको वापस से गो थ्रू करें, रीड करें उसको। कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप करें अपने डाउट को, हम उसको जल्द से जल्द उसके सॉल्यूशंस को लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए ठीक है, आप हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इसको जितना हो सके आगे बढ़ाएं। ये खास करके एक इनिशिएटिव लिया गया है ताकि बिहार के स्टूडेंट्स को, जिनको ये हिंदी भाषी जो भी हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनको जो भी दिक्कत होती है वो इस दिक्कत से